और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के जोधपुर में बड़ा हादसा हुआ है। शेरगढ़ इलाके में शादी समारोह के दौरान गैस सिलेंडर फटने से 60 लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कई लोग 90% से ज्यादा झुलसे हैं। 30 लोग ऐसे बताए जा रहे हैं जो 50% से भी ज्यादा जल गए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद अब सीएम पद के लिए रेस शुरू हो गई है। आज शिमला में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और दोनों वरिष्ठ पर्यवेक्षक यानी कि भूपेश बघेल और हुड्डा बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि इस बीच एबीपी न्यूज से खास बातचीत में प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य ने सीएम पद की दावेदारी कर दी है। वीरभद्र सिंह का परिवार सीएम पद पर अपनी दावेदारी कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि फैसला हाईकमान करेगा। आप ये इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे तो आई विल नॉट आंसर योर क्वेश्चंस बिकॉज इट इज नॉट फॉर मी टू डिसाइड कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अभी तो जो लोग जीत कर आए हैं उनकी आवाज को सुना जाएगा। व्हाट दे वांट दैट हैज टू बी गिवन प्रायोरिटी। देन दिस ये आवाज हाई कमांड तक जाएगी और हाई कमांड क्या डिसाइड करती है जिम्मेदारी के लिए। लेकिन क्या आप तैयार हैं? लेट द हाई कमांड डिसाइड, बट आर यू रेडी फॉर? व्हाई नॉट? सोनिया गांधी जी ने जो मुझे ये कार्यभार दिया, वो उन्होंने मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया, वो भी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वीरभद्र सिंह की विरासत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे। उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी और जब मैं मैदान में गई तो हर एक व्यक्ति की ये भावना थी कि हम हाई कमांड का धन्यवाद करते हैं कि जो आपको ये जिम्मेवारी दी गई। मां प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री की बहुत से दावेदारों में से एक दावेदार है। आप चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री बने? एक बेटे के तौर पर आप चाहेंगे? एक बेटे के रूप में जरूर चाहूंगा। लेकिन पार्टी के ही कुछ नेता कहते हैं कि जो विधायक है वही सीएम बनेगा और प्रतिभा जी विधायक तो है नहीं। शिमला ग्रामीण से वो चुनाव लड़ सकती हैं। यानी आप रिजाइन करेंगे अपनी? बिल्कुल करूंगा। और आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अगर पार्टी चाहेगी तो। पार्टी में क्या इस बात को लेकर एक प्रतिभा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जैसा पार्टी चाहेगी वैसा करेंगे। उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर पे जाती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, अब वो किसकी पूरी होती है ये देखना होगा, लेकिन आज का क्या शेड्यूल है पूरा विधायक दल की बैठक को लेकर? देखिए, विधायक दल को लेकर बड़ी खबर यह है कि विधायक दल की बैठक शिमला में होगी। कल शाम तक ये संकेत मिल रहे थे कांग्रेस के खेमे से कि विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ या मोहाली में बुलाई जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस को जोड़ तोड़ का खतरा सता रहा था बीजेपी की तरफ से। लेकिन जब बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि जनादेश विपक्ष में बैठने के लिए उन्हें और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक के बयान आ गए कि जनादेश हमें विपक्ष में बैठने का है, तो इसके बाद कांग्रेस आश्वस्त हो गई और फिर कार्यक्रम में बदलाव हुआ। विधायकों को पहले चंडीगढ़ पहुंचने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन देर शाम कार्यक्रम में बदलाव के बाद यह तय किया गया कि विधायक दल की बैठक शिमला में होगी। तो आज दोपहर बाद बताया जा रहा है कि 3 बजे या 4 बजे कांग्रेस कार्यालय जो शिमला में है वहां पर विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें कि सभी नवनिर्वाचित जो 40 विधायक हैं वो मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहेंगी। दोनों जो वरिष्ठ पर्यवेक्षक आए हैं, जो जिक्र आपने किया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो चुनाव के दौरान भी यहाँ पर प्रबंधन संभाल रहे थे, प्रचार कर रहे थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री वो मौजूद रहेंगे। विधायक दल की बैठक में जैसे संकेत मिल रहे हैं, आला कमान को अधिकृत किया जाएगा विधायक दल का नेता चुनने के लिए। हालांकि यह सब कुछ बहुत सरल नहीं रहने वाला है, क्योंकि दावेदारी न सिर्फ प्रतिभा सिंह की तरफ से पेश कर दी गई है, बल्कि काउंटिंग से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से अपनी दावेदारी पेश कर दी। तो ये दोनों बड़े चेहरे हैं जिनके बीच में सीएम की रेस इस वक्त मानी जा रही है। देखना यही है कि कौन बाजी मारता है। जी, अब ये देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आखिर ये कांग्रेस में एक अनार सीएम का पद जो है उसके लिए 6 बीमार हैं, किसके पल्ले में जाता है, इसके चर्चा जारी रहेगी और नजर बनाए रखिए आप। लेकिन खबरों में बढ़ेंगे आगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि हिमाचल में जीत जो हार हुई है उसका अंतर बहुत कम। साथ ही नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है। हिमाचल में नई सरकार के लिए कांग्रेस की जीत पर बधाई दी है। हिमाचल में जो जेपी नड्डा है उन्होंने कहा है कि जो हार हुई उसमें जीत हार का जो अंतर है वो बहुत कम है, इसलिए
उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बधाई दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। जीत हार का अंतर लेकिन बहुत कम रहा है। जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने बधाई दी अपने कार्यकर्ताओं को। हिमाचल के जब नतीजे सामने आए तो अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। एक तरफ जहां जयराम ठाकुर ने हार स्वीकार करते हुए इस्तीफा सौंपा, तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा ने कहा है कि जीत हार का अंतर बेहद कम है, लेकिन जनता का जनादेश हमें स्वीकार है। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में भी कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश के मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। अथक प्रयास उन्होंने किया, बहुत मेहनत की। यह ठीक है कि हमें सफलता नहीं मिली, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राज जरूर बदला, लेकिन साथ में राजनीति के रिवाज भी बदले। पहले जब पार्टियां बदलती थी तो 5% से वोट का फर्क पड़ता था। आज ठीक है कि हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन हमारे को 0.9% यानी 0.90 यानी 1% से कम वोट से हमारा फर्क रहा है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मैं कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और साथ ही साथ जो सरकार में आने वाली पार्टी है उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। वो अच्छे काम में जुटे, अच्छे काम में, विकास में हम उनका साथ देंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ी हैं हमारे साथ अजातिका सिंह। अजातिका, भले हम जो जेपी नड्डा को सुन रहे थे वो टेक्निकली भले ये कह लें कि वोट शेयर हमारा काफी कम का अंतर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अब हार गई है, जो उसकी स्ट्रेटेजी है वो फेल रही है, तो दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल भी अच्छा है। बिल्कुल विवेक, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं क्योंकि हम लोग शिमला में मौजूद हैं और सूर्योदय का समय हो गया है। तो देखिए जिस तरीके से सूर्योदय आपको यहाँ पर नजर आएगा, कुछ ऐसी ही सुबह इस वक्त हिमाचल की सरजमीन पर कांग्रेस के लिए है, जिनका यहाँ पर उदय होता हुआ दिखाई दिया है। और जैसे कि हमने बीते दिन बात करी थी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से, तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात को स्वीकार किया था कि उनकी अब हार हो चुकी है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बताया था कि इस्तीफा मैं देने जा रहा हूं, और ठीक उसके आधे घंटे बाद वो इस्तीफा देने चले गए थे। और ऐसे में जब उन्होंने हार स्वीकार कर ली है तो किसी भी तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति का वो पुरजोर पूरी तरीके से उन्होंने विरोध कर दिया है, खारिज कर दिया है। जब हमने सवाल भी पूछा कि ऐसा कई बार पूर्व में हुआ है, तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि देखिए आपकी जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है, तो ऐसे में जिम्मेदारी कांग्रेस की है कि वो अपनी सीटों को बचाए, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जाएगा जहां पर जोड़ तोड़ जैसे कोई भी आंकड़ों का या षड्यंत्र का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि पूर्व में क्योंकि ऐसा हुआ है, गोवा में भी हाल ही में देखने को मिला था, ऐसे में लाजिम हो जाता है कि कांग्रेस बेहद सतर्क है, सजग है, और होना भी जरूरी है, क्योंकि पूर्व के जो एग्जाम्पल्स रहे हैं उनसे सीखते हुए कांग्रेस के लिए अपने यहाँ पर जो बहुमत है उसके लिए उसको बचाना बेहद जरूरी है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा जो है वो ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा ही बहुमत का जो आंकड़ा है उससे ज्यादा उसको सीटें मिली हैं कांग्रेस को। बिल्कुल, और ये स्वाभाविक है कि कांग्रेस आने वाले समय में फूक फूक कर कदम रखे और हर कदम सोच समझ कर रखे। ये कांग्रेस की अगली रणनीति होने वाली है। बहुत शुक्रिया जातिका आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, गुजरात की बात करेंगे। गुजरात में बीजेपी की बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने गुजरात की जनता को धन्यवाद कहा है और पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। कल शाम पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2002 का जिक्र किया और कहा कि मेरे जीवन का ऐसा कोई पल नहीं रहा जब उसकी धज्जियां ना उड़ाई गई हो। हमारी कसौटी है, हर पल हमारी कसौटी है, और मैं तो कभी कभी मानता हूं, और खास करके 2002 के बाद मैं विशेष रूप से मानता हूं, शायद मेरे जीवन का कोई पल ऐसा नहीं गया, कोई कदम ऐसा नहीं रहा जिसकी धज्जियां न उड़ा दी गई हो, जिसकी आलोचना नहीं, धज्जियां उड़ा देना, बाल नोच लेना। लेकिन इसका मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहा। हर इस प्रकार की
बुरी प्रवृत्ति से कुछ न कुछ सकारात्मक खोजता रहा, खुद में बदलाव लाता रहा, सीखता गया, बढ़ता गया। और जिन लोगों को चारों तरफ से उछालने वाले लोग रहते हैं, कंधे पर बिठा करके नाचने वाले लोग रहते, उनसे सुधरने की भी संभावना नहीं होती। वो तो जो है वहां से भी बिगड़ेंगे। और इसलिए आलोचनाओं ने भी हमें बहुत सिखाया है। हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, उत्साह लाजमी है, पीएम का संबोधन लाजमी है, धन्यवाद लाजमी है, और उन्होंने उन आलोचनाओं की भी बात की जो गुजरात चुनाव के दौरान उनकी की गई और जो बयान उन पर दिए गए। बिल्कुल, देखिए, अब तक हम पीएम के मुंह से सुनते आए थे कि आपदा में अवसर खोजने की बात, लेकिन इस बार पीएम ने कहा कि आलोचना में अवसर खोजना है। बिल्कुल, इस बार चुनाव के पहले जो है जिस तरह से विपक्ष ने उनको घेरा और जिस तरह से आलोचना की, आपको बयान याद होगा कि किस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया था जिसमें कि उन्हें रावण कहा गया था, रावण से तुलना की गई थी, तो उसके बाद वो चीज भी बीजेपी के पक्ष में, मोदी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दी। और इसके पहले भी हमें कई ऐसी मिसालें मिल चुकी हैं। हमने देखा है जब एक बार मौत का सौदागर उन्हें कहा गया था, उस बयान को आपको याद होगा कि उसको भी किस तरह से मोदी ने जो है अपने फायदे में इस्तेमाल किया, और जब चाय वाला कहकर उनको बुलाया गया था तो उसके बाद से किस तरह से बीजेपी को फायदा हुआ था। तो मोदी वो शख्स हैं जो आलोचना में भी अवसर खोजते हैं और इस बार भी वो उसी बात को रेखांकित कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे कई उदाहरण जितेंद्र हमने पिछले चुनावों में भी देखे, इस चुनावों में भी वैसा ही कुछ उदाहरण हमें देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। यूपी उपचुनाव में रामपुर के नतीजों पर अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिए हैं और कहा है कि चुनाव आयोग नतीजों को रद्द कर दे। चुनाव आयोग ने हमारी शिकायत नहीं सुनी, रामपुर में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ। रामपुर में क्योंकि बीजेपी का कमल खिला है और यही वजह है कि रामपुर के नतीजों को रद्द करने की बात अखिलेश यादव कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव नहीं हुआ। लगातार इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते रहे और शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन अपनी मनमर्जी करता रहा। प्रशासन ने जो चाहा वो सेंट्रल फोर्स से कराया, जो वहाँ पर पुलिस लगी उससे करवाया। जिन बूथों पर समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत होती थी उन्हीं बूथों को सेंसिटिव किया गया। उन बूथों पर लोग न निकल पाए, लोग अपमानित हुए, लोगों को पीटा गया, लोगों को गाली गलौज किया गया, उसके बाद भी निकले। मैं समझता हूँ ये इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन को समय समय पर हम लोगों ने वीडियोज़ और तमाम जानकारी दी, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मैं समझता हूँ आज जब रिजल्ट आ गया है तो इलेक्शन कमीशन को वहाँ का चुनाव रद्द करके दोबारा चुनाव करना चाहिए। तो रामपुर चुनाव को कह रहे थे कि फेयर नहीं हुआ अखिलेश यादव। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ संवाददाता अजय दुबे। अजय, राजनीति का ये जो चरित्र है यही बड़ा विचित्र है। एक जगह आप कह रहे हैं कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ और उधर डिंपल जीत गई तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाते, वहां सब कुछ अच्छा है। निश्चित ही जिस तरीके से कल पूरा घटनाक्रम घटा है, दिन में तकरीबन 12 बजे अखिलेश यादव के संग हम लोग मौजूद थे, बात हो रही थी और जिस तरीके से चुनाव परिणाम आ रहे थे, हमने बोला कि कुछ प्रतिक्रिया मैनपुरी को लेकर दी, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा रामपुर को स्पष्ट हो जाने दो। और उसी दौरान विधायक हैं पांडे, मनोज पांडे, उनको भेज दिया गया रामपुर की तरफ कि जाइए क्योंकि वहाँ गड़बड़ी होने के चांसेस है, क्योंकि लगभग 11 बजे तक लीड समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की थी और एकाएक उनका कहना है कि लीड बदल गई और एक तरफ से जीता हुआ उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। तो एक तरफ जहाँ डिंपल को एक बड़ी जीत मिली और उसके बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित थे। सफाई में मैनपुरी में उत्सव का माहौल था, लेकिन रामपुर में जो हार मिली है, जो गढ़ बहुत मजबूत गढ़ समाजवादी पार्टी का रहा है, वहां जो हार मिली है उसके चलते जिस तरीके की बात हो रही है, अखिलेश यादव का कहना है कि इस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए। और ये जो बातचीत है पूरी कल एबीपी न्यूज ने जब अखिलेश यादव से की तो उन्होंने न केवल रामपुर को लेकर बल्कि मैनपुरी में भी किस तरीके से प्रशासन ने गड़बड़ियां की, प्रशासन ने रोक टोक की, यहाँ के अधिकारियों ने फोन करके ग्राम प्रधानों को धमकाया, यहाँ के अधिकारियों ने
में फोन करके लोगों को धमकाया और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से डीएम परेशान कर रहे थे। ठीक है, आप नजर बना के रखिए क्योंकि इस पर और क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ट्रक से कार टकरा गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसमें 3 लोग घायल हैं। शादी समारोह से लौट रहा था ये परिवार। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए टक्कर कितनी जोरदार थी, कितनी खतरनाक थी, कितनी भयावह थी कि कार का क्या हाल हो गया है। एक ट्रक जो है वो हाईवे पर इस कार से टकरा गई। 3 लोग घायल हैं। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का कार्यकर्ताओं को संबोधन। कहा बीजेपी में विजन और विकास का एजेंडा दोनों है। गुजरात में हमें प्रचंड जनादेश मिला। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा हमें अपनी ताकत को बढ़ाते रहना है। कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना है क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा बीजेपी में विजन और विकास दोनों का एजेंडा है। गुजरात में हमें प्रचंड जनादेश मिला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। का हिमाचल में ऐप की जमानत जब्त हो गई। नई पार्टी वाले नेता जनता को गुमराह कर रहे थे। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह बैठक में रहे मौजूद। गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में एमसीडी चुनाव की समीक्षा हुई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। गुजरात की जनता ने पीएम मोदी के अपमान का बदला लिया। कुर्नी उपचुनावों पर कहा यह नीतीश की कुशासन की हार है। 2024 में मोदी जी जीतेंगे। गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजों पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा थैंक यू गुजरात, मैं चुनाव नतीजे देखकर गदगद हूं। लोगों ने विकास की राजनीति को चुना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट। कहा गुजरात चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक विजय। पीएम मोदी के विकास शासन की जीत है। जीत पर अमित शाह, भूपेंद्र पटेल और सीआर पाटिल ने भी बधाई दी है। गुजरात में हार पर कांग्रेस ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर फोड़ा। ठीक रहा। कहा दोनों के नापाक गठजोड़ की वजह से कांग्रेस हार गई। हिमाचल में जीत के लिए वहां के लोगों का शुक्रिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बीजेपी पर हमला। कहा सच तो यह है कि बीजेपी हर जगह हारी है। पीएम मोदी का ढोल पीटने वालों को भी गुजरात नतीजों की मूल्यांकन की जरूरत है। गुजरात में जबरदस्त जीत पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा गुजरात की जनता ने विकास की राजनीति को जिताया। हम लोग विकास की बात करते हैं। गुजरात की जनता को धन्यवाद। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर का गुजरात चुनावों को लेकर बड़ा आरोप। का आम आदमी पार्टी और ओवैसी ने बहुत नुकसान किया। बहुमत का हम सम्मान करते हैं। कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने ली हार की जिम्मेदारी। प्रभारी के पद से इस्तीफा दिया। कांग्रेस के तमाम दावों के बावजूद गुजरात में कांग्रेस की करारी हार हुई। गुजरात में बीजेपी को मिली जीत पर उद्धव ठाकरे ने कसा तंज। कहा गुजरात चुनाव एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया। महाराष्ट्र से बड़े उद्योगों को गुजरात ले गए। लगता है उसका फायदा मिला है। गुजरात जीत पर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा पीएम ने जो गुजरात मॉडल के रूप में देश दुनिया को विकास का मॉडल दिया। विजय के लिए गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार। गुजरात के चुनाव नतीजों पर आपके सीएम चेहरे रहे ईशुदान गढ़वी का दावा। कहा पहली बार चुनाव लड़कर हमें 40 लाख से ज्यादा वोट मिले हैं। हमारे 6 प्रत्याशी विधायक बन रहे हैं। यही एक बड़ी उपलब्धि है। गुजरात चुनाव की हार को राहुल गांधी ने किया स्वीकार। कहा हम गुजरात के लोगों का जनादेश विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हैं। हम नए सिरे से कड़ी मेहनत करेंगे और गुजरात के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। गुजरात में कांग्रेस की हार के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस पर प्रदर्शन किया। गुजरात कांग्रेस के नेताओं पर उतारा अपना गुस्सा। कहा पिछले 1 महीने से नेता कह रहे थे कि हम जीत रहे लेकिन पार्टी हार गई। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा शुक्रिया। कहा हमारी पार्टी गुजरात में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। ओवैसी की पार्टी का गुजरात में खाता भी नहीं खुल पाया। हरियाणा के सीएम खट्टर ने गुजरात के चुनाव नतीजों का श्रेय वहां की जनता को दिया। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को सफलता पर कहा दिल्ली में उनकी सरकार थी, इसका उन्हें फायदा मिला। बीजेपी नेता अल्पेश ठाकोर का दावा गुजरात की जीत पीएम मोदी के काम का नतीजा। कहा कांग्रेस के पास न नेता है और न ही नीति को, तो जीतेगी कैसे। गुजरात चुनावों में इस बार सबसे ज्यादा चर्चा कुटियाना सीट पर रही है और
सीट पर एसपी कैंडिडेट कांधल भाई जडेजा ने शानदार जीत हासिल की। जीत के बाद कांधल भाई ने गुजरात की जनता को धन्यवाद दिया। गुजरात में बीजेपी ने रचा इतिहास, लगातार 7वीं बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल कर गुजरात में सत्ता पर हुई काबिज। कांग्रेस का लगभग सफाया हुआ, गुजरात में आम आदमी पार्टी ने मारी एंट्री। गुजरात में रिकॉर्ड जीत के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं का लगा जमावड़ा। मुख्यालय में समर्थकों की भारी भीड़, पीएम मोदी और भारत माता की जय के नारों से गूंजा बीजेपी हेडक्वार्टर। गुजरात में भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में पार्टी ने पीएम मोदी की जीत का भी रिकॉर्ड तोड़ा। जब नरेंद्र मोदी सीएम थे, उससे भी ज्यादा भूपेंद्र ने जिताई सीटें। कांग्रेस का रिकॉर्ड भी टूटा। साल 1985 में कांग्रेस की 149 सीटें आई थी। आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर राष्ट्रीय पार्टी बनने पर हुआ जश्न। पार्टी का झंडा फहराकर जश्न मनाया गया। दिल्ली, पंजाब, गोवा के बाद गुजरात में 12% से ज्यादा रहा वोट प्रतिशत। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजों पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा बीजेपी के गढ़ गुजरात में इस बार किला भेदा है, अगली बार जीतेंगे। राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी कार्यकर्ताओं को बधाई भी दी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को बड़ा नुकसान। कांग्रेस की हिस्सेदारी घटकर 26.9% हुई, जबकि आम आदमी पार्टी का 12% से ज्यादा वोट शेयर है। गुजरात में वोट शेयर बढ़ने पर आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। कहा 27 सालों से गुजरात भाजपा का गढ़ बना हुआ अरविंद केजरीवाल ने वो किला भेद दिया। जामनगर उत्तर से क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा ने दर्ज की शानदार जीत। रिबाबा ने क्रिकेटर पति रविंद्र जडेजा के साथ बड़ा रोड शो किया। अपने वोटरों को कहा शुक्रिया। बीजेपी के हार्दिक पटेल ने विराम गांव सीट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। जीत के बाद अहमदाबाद में हार्दिक को समर्थकों ने कंधे पर उठा लिया, फूल और गुलाल की बरसात कर दी। गुजरात में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत पर टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा जीत की बधाई, लेकिन देखना होगा कि चुनाव में कुछ गड़बड़ तो कहीं नहीं हुई। हिमाचल में बहुमत हासिल करने के बाद सीएम की रेस शुरू। आज शिमला में कांग्रेस विधायक दल की बैठक। सभी जीते विधायक शिमला आएंगे, जहां आज दोपहर बाद विधायक दल की बैठक की जाएगी। कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ पर्यवेक्षक सीएम भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा भी आज शिमला पहुंचेंगे। दोनों पर्यवेक्षक सीएम चेहरे को लेकर विधायकों का मन टटोलेंगे। मुख्यमंत्री चुनने का फैसला आलाकमान पर छोड़ा जा सकता है। हिमाचल के सीएम की रेस में कई नाम। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री, हर्षवर्धन चौहान और राजेश धर्मानी के नाम पर भी चर्चा हो रही है। हिमाचल के सीएम की जिम्मेदारी पर बोली प्रतिभा सिंह। एबीपी न्यूज के सवाल पर कहा व्हाई नॉट। प्रतिभा सिंह ने पेश की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। कहा हर जिम्मेदारी के लिए तैयार। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का दावा। कहा हिमाचल में कांग्रेस विधायकों के खरीद फरोख्त का कोई खतरा नहीं। ये चुनाव हम वीरभद्र सिंह के नाम पर जीते। सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर जताई आशंका। कहा सतर्क रहने की है जरूरत। बीजेपी की जो राजनीति है, खरीद फरोख्त से इनकार नहीं किया जा सकता। हिमाचल कांग्रेस में सीएम की होड़। प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने कहा बेटे के तौर पर चाहूंगा कि मां सीएम बने। मां को सीएम बनाने पर विक्रमादित्य सिंह अपनी सीट छोड़ने के लिए भी है तैयार। हिमाचल में जीत के बाद राज्य कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा आरोप। कहा बीजेपी की नाकामी और घोटालों से तंग आकर जनता ने कांग्रेस को चुना। हिमाचल प्रदेश में रिवाज नहीं, राज बदला। हिमाचल की जीत पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने की प्रियंका की तारीफ। कहा प्रियंका के 10 सूत्रीय मैनिफेस्टो का हुआ असर। गुजरात के नतीजों को चौंकाने वाला बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल की जीत पर हिमाचल के लोगों को धन्यवाद कहा। कहा प्रियंका और राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने भी इसमें मदद की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला का हिमाचल के नतीजों पर बड़ा बयान। कहा हिमाचल में जनता की जीत हुई। जनता बीजेपी से परेशान थी। हमने हिमाचल की जनता को 10 गारंटी दी। हिमाचल को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वहां की जनता को इस निर्णायक जीत के लिए दिया दिल से धन्यवाद। कहा जनता को किया हर वादा जल्द से जल्द पूरा करेंगे। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश की जनता को दिया धन्यवाद। कहा यह जीत हिमाचल की जनता के मुद्दों और उन्नति के संकल्प की जीत है। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं। हिमाचल में जीत को लेकर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर जश्न मनाया गया। कहा हिमाचल की जनता ने प्रियंका गांधी के वचन को पूरा किया।
हिमाचल में कांग्रेस की जीत का मुंबई कांग्रेस ने मनाया जश्न। मुंबई के कांग्रेस दफ्तर के बाहर छोड़े गए पटाखे और बांटी गई मिठाइयां। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में हार स्वीकार करते हुए नई सरकार को बधाई दी है। कहा, हिमाचल में जीत हार का फर्क बहुत कम, वहां की पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई। हिमाचल में हार के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। जयराम को इस्तीफा सौंपने के बाद राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद जयराम ठाकुर ने कहा, हार पर हम लोग मंथन करेंगे। हिमाचल प्रदेश नतीजों पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, हिमाचल के लोगों का बीजेपी के लिए लगाव और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। हम आने वाले समय में उनकी आशंकाओं को पूरा करने के लिए काम करते रहेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल में सरकार बनने को लेकर एबीपी न्यूज से बातचीत में दिया बहुत बड़ा संकेत। कहा, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पूर्व में ऐसा हुआ है कि हारने पर भी हमने सरकार बनाई। हिमाचल में पार्टी की हार पर बोले सीएम जयराम ठाकुर। कहा, हमारे और बीजेपी के वोट प्रतिशत में मात्र 1% का गैप है। बहुत सारी सीट हम लोग बहुत कम वोट से हारे। 11 सीट पर हमारी हार बहुत कम मतों से हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की मांग, चुनाव आयोग को रामपुर का परिणाम रद्द कर देना चाहिए। रामपुर में इलेक्शन फेयर नहीं हुआ है। पूरे तरीके से लोकतंत्र को खत्म किया गया है। मैनपुरी सीट पर डिंपल यादव की जबरदस्त जीत के बाद डिंपल यादव ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को धन्यवाद किया है। कहा, यह जीत नेताजी को समर्पित। मैनपुरी सीट पर जीत मिलने के बाद मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि देने उनकी समाधि पर पहुंचे अखिलेश यादव और डिंपल यादव। साथ में शिवपाल यादव भी थे। मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि के नाम पर डिंपल ने वोट भी मांगे। अखिलेश यादव ने मैनपुरी में जीत को लेकर कहा, चुनाव के पहले शिवपाल जी साथ आ गए थे तो खुशी की बात। उनके साथ आने से पार्टी मजबूत होगी। एक एक कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। यूपी के कानपुर में 16 साल के लड़के की क्रिकेट खेलते वक्त हार्ट अटैक आने से जान चली गई। रन लेते समय चक्कर खाकर बेहोश हो गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसे मृत्यु घोषित कर दी। राजस्थान के जोधपुर में शादी समारोह में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। दूल्हे समेत 60 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 से 10 लोग 90% तो 30 से 50% से ज्यादा झुलसे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ग्रामीणों ने बनाया भागीरथी नदी पर लकड़ी का पुल। शासन से पक्का पुल की मांग पूरी न होने पर ग्रामीण खुद बनाते हैं लकड़ी का पुल। हर साल 4 महीने ही नदी पर यह पुल टिक पाता है। झारखंड के देवघर में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में काटा हंगामा। प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस के दखल के बाद हंगामा शांत हुआ। केस दर्ज किया पुलिस ने। ओडिशा के मयूरभंज में कीचड़ भरे गड्ढे में गिरे 2 हाथी। देर रात कथारोमा गांव के पास हाथियों के झुंड में से 2 हाथी गड्ढे में फंस गए। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। हाथियों का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यूपी के आजमगढ़ में नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वर्दी में देसी ठेके के सामने धुत पड़ा रहा सिपाही। आरोपी को किया गया सस्पेंड। विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए। हरियाणा के करनाल में हेलीकॉप्टर से उतरा बारात तो देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। पिता की ख्वाहिश थी कि बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से जाए। गांव में भी हेलीकॉप्टर से बारात उतरने पर ग्रामीण खुश हो गए। मुंबई में बाबा मखदूम शाह की दरगाह पर लगने वाला सालाना मेला शुरू। माहिम पुलिसकर्मियों की तरफ से चढ़ाई गई सबसे पहले चादर। माहिम बीच पर 10 दिन तक चलता है ये मेला। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर आज रखेंगे हैदराबाद एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो की आधारशिला। माइंड स्पेस जंक्शन से शमशाबाद हाईवे अड्डे तक, हवाई अड्डे तक 31 किलोमीटर लंबा है मेट्रो रूट। 6,250 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। हैदराबाद में बीजेपी दफ्तर के सामने लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गुजरात चुनाव में पार्टी कार्यालय पर जीत का जश्न मना रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता। फ्लैक्स और केबल तार जल गए। लखनऊ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में किसी भी तरह की पार्टी पर लगी रोक। आदेश जारी किया गया। छात्रों में मारपीट के बाद लिया गया फैसला। कैंटीन में बाहरी लोगों के आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब के अबोहर सेक्टर में गलती से सीमा पार कर गए बीएसएफ जवान को पाक रेंजर्स ने पकड़ा। कमांडेंट स्तर की फ्लैग मीटिंग के बाद पाक ने भारत को सौंपा जवान। जीरो लाइन चेकिंग के दौरान गलती से पार कर गए थे बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट की सरकार को सलाह। जजेस की नियुक्ति तय करने वाले
कॉलेजियम पर सरकार के मंत्री संभल कर बोले। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में जजेस की नियुक्ति की सिफारिश पर दिया था बयान। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दायर याचिका में बीते दिनों AQI का स्तर 500 तक पहुंच जाने और पराली जलाने का जिक्र किया गया है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब करने का अनुरोध भी किया गया है। कश्मीर में 1989 और 90 में हुए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार की नहीं होगी जांच। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया चुका SIT जांच से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा 27 साल बाद मुश्किल होगा सबूत जुटाना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत अर्जी पर फैसला रखा सुरक्षित। देशमुख ने CBI मामले में जमानत के लिए अपील की है। CBI ने जमानत देने का विरोध भी किया। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूरी नहीं हो सकी सुनवाई। हाई कोर्ट में अब 13 दिसंबर को फिर से होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष अपनी आगे की दलीलें जारी रखेगा। तरन ब्लास्ट का मास्टरमाइंड विक्रमजीत सिंह गिरफ्तार। ऑस्ट्रिया से दबोचकर भारत लाई NIA। 2009 में खेत से एक्सप्लोसिव निकालते हुए हुआ था धमाका, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। मुंबई में प्रॉपर्टी के लालच में बेटे ने नौकर के साथ मिलकर की मां की हत्या। बेसबॉल से पीट कर हत्या करने का आरोप है। शव को बॉक्स में डालकर मथुरौन नदी में फेंका। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिहार के गोपालगंज में स्कूल टीचर पर फर्जीवाड़ा कर करोड़ों की सरकारी जमीन को बेचने का है आरोप। बीते 5 सालों में जमीन पर बना दी 2 अवैध इमारतें। डीएम ने दिए जांच के आदेश। टीचर के घर पर भी छापा पड़ा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बांग्लादेश से भेजी गई नकली नोटों की खेप के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के मालदा से महिला दिल्ली लेकर पहुंची थी नकली नोट। 1,97,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में विवादित किताब लिखने वाली लेखिका फरहत खान को पुणे में गिरफ्तार किया गया। फरहत की किताब इंदौर के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ाई जाती थी, जिसमें लिखी थी हिंदू धर्म के बारे में भड़काऊ बातें। यूपी के अमरोहा में पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या। रस्सी से गला दबाकर उतारा मौत के घाट। भाई के साथ मिलकर शव को जंगल में फेंका। पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के चित्रकूट में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई। GST में हेरफेर के आरोप में कई दुकानदारों पर हुई कार्रवाई। समाजवादी पार्टी का आरोप, बीजेपी समर्थक दुकानदारों पर नहीं होती कार्रवाई। आज पौंडीचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच एक तट से गुजरेगा चक्रवाती तूफान मैंडूज। मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया अनुमान। प्रशासन अलर्ट पर है। दक्षिण भारत में मैंडूज तूफान का तमिलनाडु पुडुचेरी पर संकट ज्यादा है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु में मौसम खराब हुआ। बंगाल की खाड़ी से उठा है चक्रवाती तूफान। बंगाल की खाड़ी से उठे मैंडूज तूफान से बचाव के दस्ते के लिए अलर्ट कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पौंडीचेरी में NDRF की टीमें तैनात की गई हैं, ताकि आपात हालत को फौरन उसमें अभियान चलाया जा सके और बचाया जा सके लोगों को। आज से फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का आगाज। पहला मैच 8:30 बजे क्रोएशिया और ब्राजील के बीच खेला जाएगा। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में एंट्री लेगी। दूसरा क्वार्टर फाइनल देर रात 12:30 बजे खेला जाएगा। इस बेहतरीन मैच में स्टार प्लेयर मेसी की टीम अर्जेंटीना नीदरलैंड से भिड़ेगी। सेमीफाइनल की रेस में तीसरा क्वार्टर फाइनल 10 दिसंबर को रात 8:30 बजे खेला जाएगा। इसमें रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल मोरक्को से टक्कर लेने वाली है। चौथा क्वार्टर फाइनल इंग्लैंड और फ्रांस के बीच होने वाला है। यह कांटे का मैच 11 दिसंबर देर रात 12:30 बजे खेला जाएगा, जिसके बाद 14 तारीख से सेमीफाइनल खेले जाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।